वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ गए और आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद अलीशा। और जो है हम 11 बजे तक आपके साथ लाइव है। आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं, लाइव कॉल करके आप मुझसे भी बात कर सकते हैं, मेरे गेस्ट से भी बात कर सकते हैं, कोई सवाल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। फिलहाल सबसे पहले टाइम ज़ाया किए बगैर कि बातें होनी है आगे, मैंने बहुत सारी बातें इनसे भी पूछनी है, आपसे भी बातें करनी है। अगर आपकी कॉल आई तो कॉल भी लूँगी। तो इस टाइम मेरे साथ हमारे जो पहले गेस्ट मौजूद हैं उनको वेलकम करेंगे। हमारे साथ अनवर खुर्शीद साहब मौजूद हैं, तज्जियाकार हैं, सीनियर तज्जियाकार। उनको वेलकम करते हैं अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। अच्छा जी, हमारे जो दूसरे गेस्ट हैं वो पीटीआई से उनका ताल्लुक है, इरफान उल्लाह खान न्याजी साहब, उनको भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? हम तो ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले तो थोड़ी सी बात हम कोरोना की सूरत हाल पे करते हैं, फिर आगे जो हमारे मसाइल है उस पर चले जाएंगे। सबसे पहले ये बताएं कोरोना की क्या सूरत हाल है? कराची में लॉकडाउन आप कह रहे थे कि 8 तारीख तक है, तो ख़त्म होने की तरफ जा रहे हैं हम लोग, मतलब 8 तारीख को लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लॉकडाउन को जो अनाउंस किया गया था 31 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक, उसके अंदर कुछ गवर्नमेंट ऑफ सिंध को ऐसे तजर्बे हुए हैं कि अब उनको ये सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि लॉकडाउन को ख़त्म भी करना है और लॉकडाउन को रहने भी देना है। तो लॉकडाउन को रहने देने के लिए जो चीज़ें हैं, मिसाल के तौर पे कि स्मार्ट लॉकडाउन या माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन वो करेंगे जहाँ जहाँ पे क्योंकि डाटा गवर्नमेंट के पास मौजूद है। तमाम कराची के जितने भी ज़िले हैं उनके ज़िलों का या टाउन्स का गली लेवल तक जितना भी डाटा होना चाहिए वो मौजूद है। और जब भी कोई पता चलेगा इनको कि फ़लाँ इलाके में है तो वहाँ पे एक माइक्रो स्मार्ट या स्मार्ट लॉकडाउन लगा के उस इलाके को कॉर्डन करके रोका जा सकता है। 1 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 7 दिन के लिए वो हो जाएगा। मगर जिस तरह से अनाउंस किया गया था 31 जुलाई से पहले, उस तरह का लॉकडाउन दोबारा मैं नहीं समझता कि लगेगा या लगना चाहिए, क्योंकि इससे गवर्नमेंट ने बहुत कुछ सीखा है। इसमें जैसे शॉप्स का टाइमिंग्स के हवाले से जो इन्होंने बात की है कि सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक बाज़ार खुलेंगे या इनडोर डाइनिंग नहीं होगी, आउटडोर डाइनिंग होगी, इस किस्म की चीज़ें। ज़रा इस चीज़ को थोड़ा सा एक दफ़ा फिर रिव्यू कर लें। आज सैटरडे है, शायद कोई मीटिंग हो इस रिव्यू के ऊपर कि अब हम एक बैंक की मिसाल लेते हैं कि बैंक में अगर 8 घंटे काम होता है तो वहाँ पे इस एक ही बैंक में अगर 500 लोग आते हैं तो 8 घंटे में 500 नहीं आना है। और अगर वो 4 घंटे में उसको कर देते हैं तो 4 घंटे में वो 500 आना लाजमी है। और अगर उसको 2 घंटे टाइम करते हैं तो उस 2 घंटे में भी उतने ही लोगों ने आना है। तो बेहतर है कि ऐसी जगहों के टाइमिंग को बढ़ाएं, कम करने की बजाय बढ़ाएं। जैसे वैक्सीन के सेंटर्स पे इतनी रश लग गई थी 31 जुलाई के बाद, स्पेशली कराची के एक्सपो सेंटर में जो रश लग गई थी, इसी तरह बाकी जितने भी वैक्सीनेशन के जितने भी सेंटर हैं उनके ऊपर 24 घंटे सर्विस रखें कि कई जगहों पे नहीं भी है 24 घंटे, और उन तमाम जगहों पे 24 घंटे की वैक्सीनेशन की सर्विस रखें। और वैक्सीनेशन जो है तमाम आवाम से अपील है कि ये लाजमी करवाएँ। कोई रूमर्स फेर रहे हैं सोशल मीडिया पे कि वैक्सीन, जिसके मुंह में जो आता है, जहाँ से आता है वो एक बात कर देता है। हत्ता कि तालीम याफ्ता पढ़े लिखे लोग और उल्मा भी इसमें शामिल हैं कि जो कि वैक्सीन के ऊपर बात करते हैं कि वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए। ये वो कि इससे कोई कहता है कि जी ये सेहत के लिए नहीं अच्छी, कोई कहता है जी यहूदियों की साजिश है, कोई कहता है जी वेस्ट की ये एक कंस्पिरेसी है। ऐसी बात नहीं है। ये एक जितने भी ये वैक्सीन करवाने के बाद जब किसी को कोरोना होता है तो कोरोना उसको भी हो सकता है जिसने वैक्सीनेशन करवाई हुई है और जिसने नहीं करवाई है, दोनों को हो सकता है। मगर जो वो अपनी एक जो इंतहा होती है वेंटिलेटर पे जाने की या इस किस्म की, उससे वो सेफ है जिसने वैक्सीनेशन करवाई हुई है। तो ज़रूरी है वैक्सीनेशन भी सब करवाएं। और कोरोना में गवर्नमेंट से भी हमारी अपील है कि अब भी जो अगला देंगे मंडे से जो भी लाया अमल देंगे उसमें अवाम की सहूलत को मद्देनज़र रखें, और ख़ास तौर पर वो वाली अवाम जो डेली वेजेस वाले हैं, जो कि रोज़ाना के कमा के आते हैं। इसके लिए बहुत ज़रूरी, और अवाम को चाहिए, अवाम को भी चाहिए कि वो SOPs की धज्जियाँ ना उड़ाएं। SOPs की वो शर्म आती है ना उनको, मास्क लगाने में या कुछ भी करने में शर्म आती है उनको, ये वाली शर्म महसूस ना करें और आप SOPs पे अमल करें। अगर आप SOPs पे अमल करेंगे तो गवर्नमेंट भी आपको रिलैक्स कर देगी।
ठीक है जी। अच्छा, मैं एक जो है ना अनवर खुर्शीद साहब के जो इन्होंने बात की, इसी पे आगे बात बढ़ाते हुए ये बात करूँगी। हम पे ये चीज़ बिल्कुल नहीं आती ना, हम पे तो बिल्कुल सूट ही नहीं करती कि इस वैक्सीन से हम 2 साल में मरेंगे। हम गंदा पानी पी के नहीं मरे, हमारे घर पूरी पूरी रात लाइट नहीं होती, हम तब नहीं मरे। गर्मियों में हमारे घर गैस नहीं होती, हम तब नहीं मरे। हम लोगों को मसाले जो हैं वो मिलावट वाले मिलते हैं, हम तब नहीं मरे। हम लोगों को सारी चीज़ें मिलावट वाली मिली हैं, सारी चीज़ें मिलावट वाली मिली है, खा पी के हम लोग बिल्कुल ठीक बैठे हैं, हमें कुछ नहीं होने वाला, हम नहीं मरने वाले, वैक्सीन लगवा लें। आप क्या कहेंगे इस पर? बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए वैक्सीन तो ज़रूरी है, ज़रूरी लगानी चाहिए बिल्कुल। और जिस तरह, लेकिन बाय फोर्स भी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि कुछ हमारे लोगों का मिजाज ऐसा है कि वो जहनी तौर पे इसको ऐसा ले रहे हैं कि पता नहीं क्यों ज़बरदस्ती क्यों लगवाई जा रही है, उसका और साइड इफेक्ट उनको ना भी हो तो हो जाता है। पर कहने का मकसद ये है कि अगर वो वैक्सीन नहीं लगवा रहे तो हुकूमत का ये सोच है कि अगर ये नहीं लगवा रहा तो इसकी वजह से हो सकता है कि घर के 6 लोगों को लग जाए। देखिए वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन बाय फोर्स नहीं होनी चाहिए। आप देखें लोग, अब तो लोग लगा रहे हैं ना, आप उनको इजी एक्सेस दें, टाइम लगेगा, लेकिन एकदम नहीं कि हमने 5 दिन में सबको लगा देनी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें अफरा तफरी होती है, जैसे मसले मसाइल एक्सपो में हुए, मतलब वहाँ पे पर कह रहे हैं कि कराची की सिचुएशन ऐसी हो गई है कि अब जल्दी से हमने वैक्सीन लगवानी है। एक हफ्ते में सिचुएशन खत्म ही नहीं होती ना फिर। अगर ये सिंध गवर्नमेंट अगर ये कर रही है इस तरह, तो एक हफ्ते में सिचुएशन खत्म ही नहीं होती। कराची एक मतलब 2 करोड़ की आबादी है यहाँ पे, तो क्या आपने क्या उनको अभी तक 5% भी आपने पूरा नहीं किया, तो आपके मंडे से आप लॉकडाउन खोल देंगे? जिस तरह लोग कहते हैं कि जी यकम मुहर्रम से लॉकडाउन इजी कर देना है, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एक तरफ आपको मतलब मुतवाजन एक चीज़ चलनी चाहिए। जैसे इमरान खान ने एक पॉलिसी दी स्मार्ट लॉकडाउन की, हालांकि उस वक्त तो बहुत ज़्यादा कोरोना फैल रहा था। अच्छा, ये यकम मुहर्रम की वजह से नहीं है, ये मैं आपको बताऊं कि नहीं, वैसे लोगों की मैं कह रहा हूं, क्वारंटाइन के भी टाइम होते हैं 8 दिन, 14 दिन, 21 दिन। तो हमारी जो सिंध हुकूमत है इसने बड़ा अच्छे स्मार्ट तरीके से जो है ये 8 दिन का रखा है। इधर तो मैं आपको सपोर्ट जरूर करूंगी। नहीं मतलब वो मैं वैसे लोगों की बातों की बात कर रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल। हमारे जो र्यूमर्स फैल जाते हैं, मैं तो नहीं कह रहा, मैं तो कहता हूँ अच्छा होना चाहिए लॉकडाउन, ताकि और बढ़ा दें इसको 1 हफ्ता। लेकिन लोगों का, जैसे भाई ने कहा, लोगों का भी ख्याल करें। इमरान खान ने जो पॉलिसी दी, देखिए वर्ल्ड वाइड क्या हुआ, पूरी दुनिया में जो 2020 में हुआ, पूरी दुनिया क्या हालात है, अभी तक अच्छे अच्छे मुल्क नहीं संभल सके। लेकिन जो हमारी पॉलिसी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने दी, इमरान खान ने, उसके बदौलत आज हमारा एक्सपोर्ट मतलब तरक्की कर रहा है, रेमिटेंस आ रहे हैं, लोगों को कारोबार लोग कर रहे हैं। आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ने बहुत ज़बरदस्त काम किया, इसी कोरोना में किया, जिसमें लाखों लोगों को। लोग कहाँ कारोबार करें, बताएं ना। नहीं, कंस्ट्रक्शन जो इंडस्ट्री बूस्ट की है, आपकी रिकॉर्ड, गरीब लोग भूखे मर रहे हैं, हमारे लिए बताएं ना। रिकॉर्ड सीमेंट इंडस्ट्री ने काम किया, तो वहाँ मजदूरों ने भी काम किया। अब जब कंस्ट्रक्शन बनी तो वहाँ छोटे तबके के मजदूरों, लाखों मजदूरों ने काम किया। अब देखिए पूरा हमारा 70% गरीब मुल्क है, लेकिन जिस तरह पॉलिसीज मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस दफा दी हैं, वो मैं ब्रिलियंट है, मैं उनको मतलब सलाम पेश करता हूँ। मैं तो पार्टी का हूँ, लेकिन उसके हट के भी जिस तरह गरीबों को 12,000 रुपया आपके घर की दहलीज पे बगैर किसी सिफारिश की दिया गया, जिनके छोटे घर हैं, जो इतना महंगा तेल, चीनी, आटा, पेट्रोल, सिर्फ हर चीज, हवा भी महंगी कर दी हमने, पेट्रोल, सांस भी महंगा कर दिया। जो पेट्रोल है, जो हमारे जो जिन कंट्री में पेट्रोल पैदा नहीं होता, प्रोड्यूस नहीं होता, वहाँ सबसे सस्ता है अभी भी पाकिस्तान में। तो बाकी एक महंगाई का असर है, वो माफियाज जो बैठे हुए हैं, जो मतलब इतने अरसे तक इंशाल्लाह आस्ते आस्ते उन पे हाथ डाला जा रहा है। 5 साल हो जाएंगे, फिर हमें अगला ख्वाब दिखाया जाएगा कि तब्दीली फिर आने वाली है। आपको मैं चैलेंज कर रहा हूँ, आपको मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि अगले 5, अब जो इलेक्शन होंगे 23 में, आप दोबारा लाइन में लग के धूप में और लोगों को पानी भी दे रही होंगी और वापस पीटीआई को वोट दे रहे होंगे। मैंने वोट दिया और इसके बाद मैंने बहुत बातें सुनी, क्योंकि जब रेट किसी चीज का बढ़ता है तो मुझे मैसेज आते हैं और 2 वोट। नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ ना, चैलेंज कर रहा हूँ, उन लोगों को भी चैलेंज कर रहा हूँ जो इस वक्त देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जिन्होंने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेकर आए इमरान खान को। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है वो दोबारा लेकर आएंगे। एक होप है हमारी। देखें जिस तरह हमारी अफवाज की इज्जत बढ़ रही है, वो खुश होते हैं इमरान खान के साथ। बहुत सी कंट्री ऐसी हैं जहाँ पाकिस्तान को नहीं जानते, लेकिन इमरान खान को जानते हैं। वो कहते हैं इमरान खान वाला पाकिस्तान। देखिए जैसे भी है, हमारे मुल्क का हीरो है वो। एक
मतलब उसकी अब तो इमरान खान साहब को जो नहीं भी जानता ना घर में औरत अब जाके नहीं, औरतें तो खैर पहले भी जानती थी, ऐसी बात नहीं है। हमारे इमरान खान को तो खैर मतलब पहले वो फेमस थे और अभी भी है, मैं सच बोल रही हूँ, और अभी भी है, बड़ी मोहब्बत है उनसे, अभी भी है हालांकि उनकी जिस तरह अच्छा उनसे मोहब्बत बोलते हुए डरती है कि बोलना नहीं है। फिर इधर भी मैं आती हूँ, इनसे भी ये पूछती हूँ जो आपने कहा है, फिर मैं आपकी तरफ दोबारा आऊंगी। मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि मुझे यकीन है यहाँ जज्बात अभी दबे हुए हैं बातों में। जिस तरह हमारी फेडरल गवर्नमेंट ने मुतवाजन एक चीज रखी कि किसी का खर्च ना हो, काम कारोबार चलता रहे, वो चला, लोगों की इमदाद भी की, हमने लंगर खाने भी खोले। अच्छा, नो डाउट ये बात आपने जो की है इस पे बोलना बनता है, और मैं ना बोलूँ तो ये गलत हो जाएगा, नाइंसाफी हो जाएगी। वाकई इमरान खान साहब ने जो पॉलिसी उस टाइम पे भी स्मार्ट लॉकडाउन और उनकी ये जो बात के जो दिहाड़ीदार रोज़ के जो लोग बाहर निकलते हैं मजदूर, उनके लिए बड़ा गलत हो जाएगा। उनके लिए उन्होंने कहा कि भाई उनके लिए आसानी करूँ, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ थी। अभी भी उनकी यही बात है, तो इस पे तो मैं भी यही कहती हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है और इस तरह सोचना, वरना तो हमारे यहाँ सोचने का अमल तो होता ही नहीं है ना दूसरों के लिए। अगर मजदूरों के लिए और इनके लिए सोचा जाता है बहुत अच्छी बात है, पर अब इस चीज़ को भी सोचा जाए कि हम लोग जो टाइम लॉकडाउन लगा के कम कर देते हैं, मॉल्स रेस्टोरेंट सारी चीज़ें कि इस टाइम तक खुलेंगी, इस टाइम तक बैंक होगा, तो फिर रश बढ़ेगी। मेरे ख्याल से जो टाइम अगर 8 घंटे का तो उसको आप ज़्यादा कर दें ताकि लोग कम घर से निकले। इस पे थोड़ा सा काम करना चाहिए। आप क्या कहेंगे, जो अभी बात मेरी इनसे हो रही थी और इस पे जो पूरी बात हुई है, इस पे कहीं ना कहीं आप लोग कुछ बातें अपने दिमाग में रखी होंगी, वो बता दें। नहीं, जो एक तो बात हो रही है ना महंगाई की, और हम दो अलग बातें की थी। एक महंगाई की बात की थी, एक हमने कोरोना के जो SOPs हैं उसके ऊपर बात की थी। जहाँ का महंगाई का ताल्लुक है ना, तो वो सच बड़ा कड़वा लगता है लोगों को। मैंने महंगाई पे कुछ बातें की थी कुछ दिन पहले, तो उस पे बहुत सारे लोगों ने मुझे बड़ा क्रिटिसाइज़ किया था कि आप ये बात कैसे कर रहे हैं। तो बल्कि आता कि कल रात को 1 बजे के करीब भी मुझे एक मैसेज आया। मतलब कैसे क्या कर रहे हैं कि आप सही नहीं कह रहे, महंगाई नहीं हुई? मैं नहीं, महंगाई देखें मैंने ये, क्योंकि वो बात ही ऐसी थी ना किसी को दिल को नहीं लगती थी। अच्छा। अब लोगों को जो दिल को बात लगे वो ही अच्छी है, वो हकीकत पे बात नहीं करते थे। बात यह है कि आप कंपेयर करें पिछले सालों को 2 चीज़ों के साथ। एक, आपकी आमदन कितनी है और आपके पास जो चीज़ों की परचेज पावर है, जो आपकी ज़रूरियात ज़िंदगी की, वो कितनी है। आप किसी एक चीज़ को उठा कर देखें, पिछले 30 साल में देखें, जब से अगर 30 साल में इसलिए कह रहा हूँ कि पिछले 30-35 साल से मैं ख़ुद भी कमा रहा हूँ, तो मुझे पता है कि 35 साल पहले मैं कितना कमा रहा था, अब मैं कितना कमा रहा हूँ, या मेरी उस जगह पे जो बंदा है वो कितना कमा रहा है, उसके साथ अगर कंपेयर करें तो जितनी भी चीज़ें बढ़ी हैं ना रेट्स उनके, अगर हम 1991 से शुरू करें और आज 2021 है, तो 1991 में जो चीज़ जितने की भी थी, किसी चीज़ को उठा लें, बेसिकली आप पेट्रोल को उठाएं या चीनी, आटा, घी, उसको उठाएं, उसका जो रेट था और जो इंसान की उस वक़्त की कमाई थी, और किसी भी शोबे में ले लें, किसी अगर ऑफिसर ग्रेड में 17 ग्रेड से ऊपर चले जाएं, या 16वें ग्रेड से लेके ग्रेड 4 तक चले जाएं, या आप लेबर को चले जाएं बाहर में, या बिजनेसमैन को चले जाएं, वो जो कमाई कर रहा था उस वक्त जो चीज़ की कीमत थी, आज वो जितनी कमाई कर रहा है या जितनी सैलरी ले रहा है, आज जो चीज़ की कीमत है उस रेशो से नहीं बढ़ी उसकी सैलरी। और ये अगर ऐसे थे तो वो चीज़ें ऐसे बढ़ती गई और उसकी सैलरी ज़्यादा बढ़ती गई। अच्छा। मगर मसला यहाँ पे आ गया, महंगाई उस तरह से नहीं हुई, मसला ये आ गया कि मतलब आपका पलड़ा इधर ही है। मेरा पलड़ा उधर नहीं है, पलड़ा मेरा है स्टैटिस्टिक के साथ, हकीकत के साथ। आपकी जो बाकी चीजें ना, ये नहीं, पर मुझे एक बात बता, ये एक पानी की बोतल है, ये अगर 50 रुपए की, ये 50 रुपए की बोतल 2000 बढ़ी है और हर चीज पर रेट इतने बढ़ गए। ये 50 रुपए की बोतल 1991 में नहीं थी। हम पानी दूसरा पीते थे, सही वाला, मुफ्त वाला, और ये 20 साल पहले भी नहीं थी, ये 10 साल पहले भी नहीं थी इस तरह की बोतल। तो ये हमारी एक एक्स्ट्रा चीज आ गई, ये मोबाइलों के बैलेंस जो आ गए, ये एक्स्ट्रा चीज आ गई। टिकटॉक कि हम कराची वालों को पानी नहीं मिलता और जो मिलता है गंदा पानी मिलता है। आप कराची वालों को पानी गंदा नहीं, पूरे बात करूंगी ना, गंदा पानी अगर है तो पूरे पाकिस्तान में कई और शहर भी हैं, ऐसे ऐसे देहात भी हैं। आप इंटीरियर सिंध को पहले उठाना, कराची से पहले आप इंटीरियर सिंध को उठाएं। सैलरी इतनी और उसके साथ इतना कैसे, सैलरी कैसे इतनी हुई है? आज अगर मैं बात करूं अपने आस-पास के लोगों की, 1991 से शुरू करें, लोगों की भी तो बड़ी है, कितनी बड़ी होगी? अगर किसी की 25,000 थी तो आज 30,000 होगी। 25,000 की बात नहीं कर रहा मैं 1.5-2 हज़ार की बात कर रहा हूँ। जिसकी 1.5-2 हज़ार जिस जगह पे थी, या 3,000 थी या 4,000 थी,
लेबर की उस वक्त थी 800 रुपया। 1991 में लेबर 800 रुपया कमाता था महीने का। आप लेबर जो है ना वो 20,000 कमा रहा है मिनिमम, वो भी सिंध गवर्नमेंट ने तो 25 रखी है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 20 रखी है, केपी ने 21 रखी है। तो ये 20 को हम अगर एवरेज लेते हैं, 800 से अगर 20,000 हो गई है 30 सालों में, तो आपका तकरीबन 26-27 गुना तनख्वाह बढ़ गई है। और इसी तरह अगर महंगाई कितनी बढ़ गई है? महंगाई मेरे ख्याल से 15 गुना बढ़ी होगी, बहुत हुआ 20 गुना भी नहीं बढ़ी। अब पेट्रोल को उठा लें, आप चीनी को उठा लें, आपको लग रहा होगा क्यों लग रहा होगा? अच्छा ये मैंने कहा ना, ये उस गरीब आवाम से देखे जो इस गवर्नमेंट लेवल पे जो जॉब्स कर रहे हैं उनकी समझ आती है, पर जो आम बंदा छोटी मोटी नौकरी कर रहा है उसके लिए महंगाई बहुत ज्यादा है। उसके बिल अगर आप उठा के देख ले, एक पंखा एक लाइट अगर उसके घर पे चल रही है और एक पानी की मोटर है ना, तो उसके घर भी 10,000 बिल आ रहा है। यहाँ पे मैं एक बात पहले भी मैं करता हूँ, हमेशा करता हूँ, बिजली को इससे निकाल दें। हाँ। सिर्फ बिजली को आप निकाल दें। लाइफ में बिजली भी तो ऐड है ना, बिजली वो को भी आप, तो चाहिए बिजली की अगर बात करनी है तो बिजली के लिए ये बात करनी है कि ये जो पिछली 2 गवर्नमेंट्स गुजरी हैं, मैं कोई पीटीआई के हक में बात नहीं कर रहा। हम एक पिछली दो गवर्नमेंट जो गुजरी हैं, उन 2 गवर्नमेंट्स की वजह से पाकिस्तान की पूरी अवाम ये बिजली को रोना रो रही है कि उन्होंने जो कंट्रैक्ट किया आईपीपीज़ के साथ और बाहर इदारों के साथ, ठेकेदारी वाले इदारों के साथ उन्होंने ठेके लिए, जो उन्होंने सीधा लफ्ज़ बोलूँगा, कंट्रैक्ट शायद ज़्यादा सोबर लफ्ज़ होता है इंग्लिश में, उर्दू में बोलूँगा, ये ठेके दिए ना जो इन्होंने जितनों को भी, वो इस ठेके खत्म नहीं हो सकते? ठेके नहीं खत्म हो सकते ना। ठेके अगर आप खत्म करते हैं तो बिजली अगर बिजली आपको अगर पड़ रही है कि इस वक्त मेरे घर में 28 रुपए पर यूनिट पड़ रहा है, अगर 28 रुपए पर यूनिट पड़ रहा है, ठेका खत्म करने से वो 35 रुपए पर यूनिट पे चला जाएगा। इतना आपने ठेके इस किस्म के हैं, जकड़े गए हैं आप। ये तो कुछ हमारे वजीर हैं फेडरल गवर्नमेंट में बैठे हुए, उनकी कुछ कारकर्दगी सामने आई है कि इन्होंने उन ठेकेदारों से मिल के बैठ के उनके हाथ जोड़े और शहबाज शरीफ की तरह उनके पाँव पकड़े। उनके पाँव पकड़ के तो कुछ उन्होंने थोड़ा सा रिलैक्सेशन दी है इन रेट्स के अंदर आईपीपीज़ ने, और ये बिजली का रेट उस लेवल पे नहीं बढ़े। वरना ये आप इनके साथ कंट्रैक्ट भी नहीं ख़त्म कर सकते। आप देखें आज लोड शेडिंग हो रही है ना कराची में, मगर यहाँ पे अगर थोड़ा सा बाहर जाएं कि ये नूरियाबाद में इतनी टर्बाइंस लगी हुई हैं, ये जो विंड टर्बाइंस हैं, एक विंड टर्बाइन आपको 1.5 मेगावाट यूनिट 1.5 मेगावाट बिजली देती है। वहाँ पे इतनी लगी हुई हैं कि पूरा कराची भी कवर हो सकता है। वहाँ पे यहाँ से बताया जाता है, और इसके अलावा जो आईपीपीज़ हैं आपके, ये गुल अहमद और इस किस्म के जो हैं, वहाँ से भी बिजली आपको आती है, सारी कैनप से आती है बिजली आपको। ये जो बिजली आपको प्रोवाइड करते हैं, तो यहाँ पे ये के इलेक्ट्रिक बिजली आगे लोगों को दे नहीं सकता और वो पीछे से बंद करवाते हैं। बिजली आपके पास ज़्यादा है, देने के लिए वाफर मकदार में मौजूद है, मगर आप आगे सप्लाई नहीं कर सकते। आपकी तारें पुरानी हैं, आपके ट्रांसफार्मर जो हैं वो पुराने हैं, आपके ट्रांसफार्मर ट्रिप कर जाते हैं, और ये बहुत से मसले मसाइल जो है ना इस कंपनी के अंदर है, के इलेक्ट्रिक के अंदर। तो और कंपनियों को इजाजत देनी चाहिए, और कंपनियां हम अपनी मर्जी के, भाई जिसके रेट अच्छे होंगे, पर यूनिट अच्छा मिल रहा होगा, हम उस पर बात हिम्मत नहीं है ना तो गवर्नमेंट। यही कहा था ना कि अगर इस तरह की ये पीटीआई की गवर्नमेंट को करना चाहिए, नहीं कर सकती। के इलेक्ट्रिक को हटाना पीटीआई के करना चाहिए। और आज इस पे बात इसीलिए कर रहे हैं कि अवाम जो है सबसे ज्यादा जो पिस रही है वो बिजली के बिलों पे पिस रही है। 100 यूनिट के बाद डबल यूनिट लगना शुरू हो जाता है। ये बहुत बड़ी दादागिरी है, इसको खत्म होना चाहिए। पीटीआई इस बारे में क्या करना चाह रही है, और कंपनीज को आप क्यों नहीं लेके आते? भाई हमें जिसके रेट और जिसकी सर्विस अच्छी लगेगी हम उसकी लेंगे। जिस तरह से पानी अगर मुझे इस ब्रांड का पसंद नहीं आ रहा तो मैं दूसरा ब्रांड का ले रही हूँ, तो इसी तरह से के इलेक्ट्रिक के कंपटीशन में अगर आके कुछ खड़ा होगा तो मेरे हाल से के इलेक्ट्रिक में बेहतरी होगी। क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट नहीं खत्म हो सकता ना, पर ये तो हो सकता है ना, इसको तो करना चाहिए। इस पे मीटिंग्स हुई हैं मतलब 2-3 कंपनीज के साथ, और देखें के इलेक्ट्रिक के खिलाफ मुजाहरे भी हमारी ही गवर्नमेंट ने किया, गवर्नर ने किया। उसमें बहुत से मामला ऐसे, फिर वहाँ पे जो आता है कि वो जी सिंध गवर्नमेंट है 18वीं 13वीं में, आप इतना उस पर ना जाए, तो मसले मसाइल आ रहे हैं। और ये अब देखें अवाम भी समझ चुकी है कि कहाँ किसकी कहाँ वो चीज़ें हैं। और बिल्कुल भाई ने बिल्कुल ठीक है, जो पहले के जो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हैं ठेकेदारी के, कि अगर वो बिजली इस्तेमाल उनकी नहीं भी हो रही तो जितना ठेका हुआ है वो उसके पैसे वो ले रहे हैं। तो जाहिर सी बात है पैसे फिर अवाम पे आने हैं, गवर्नमेंट पे आने। गवर्नमेंट किस हद तक सब्सिडी तो दे सकती है, लेकिन अब गवर्नमेंट के हालात भी लूट करके गए हुए हैं। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा, ये माफियाज जो बैठे हुए हैं ना, माफियाज को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। हमारे पंजाब से या बलूचिस्तान से या सिंध से सब्जी फ्रूट इतना सस्ता आता है, मंडी में चले जाएं, लेकिन बीच में जो ठेकेदार बैठे हुए हैं, मिडिल मैन जिनको कह रहे हैं, वो आगे अवाम तो वो सारी ले लेते हैं उसे, आगे अवाम को अपनी मर्जी से दे रहे हैं।
तो जब तक ये लोग खुद ना सोचेंगे, एक मैं कहता हूँ जैसे जाली आप केमिकल वाला दूध बेच रहे हैं, अब बेचने वाला मुसलमान शख्स है, वो किस तरह अपने बच्चों को किसकी कमाई खिला रहा होगा, लेकिन वो हिम्मत कर रहा है, खिला रहा है, और अवाम को केमिकल का दूध दिए जा रहा है। इसी तरह या तो हुक्मरान भी खिला रहे हैं, इसी तरह मैं यही कहूँगा कि देखें आप फिर 74वां जो हमें आज़ादी आने वाला है, खुदा का खौफ करें, हम आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं, हमें नेमत है कि हम आज़ाद मुल्क हैं, इस मुल्क का ख्याल करें। जैसे हम अपने घर का ख्याल करते हैं तो पाकिस्तान का भी ख्याल करना चाहिए, पाकिस्तान में रहने वालों का भी ख्याल करना चाहिए, अक़लियत का भी ख्याल करना चाहिए। जैसे हमारा झंडा एक वाइट उसको शो करता है, तो ये देखें, और हमारा दीनी फ़र्ज़ भी यही है। तो मैं ये समझता हूँ कि जिसमें मामलात हैं गड़बड़ वाले, ये इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप देखें स्टेप बाय स्टेप ठीक होते जाएंगे। मतलब दिन ही होंगे ना, साल तो नहीं होंगे, बहुत सारे। देखिए हमारी उम्मीदें जो है ना वो टूट रही हैं। नहीं टूटनी चाहिए ना, घबराना नहीं चाहिए आप लोगों को। देखें ये जो PIE हो गया, गवर्नमेंट की तरफ से मेरे बिजली के बिल, मेरे गैस के बिल, मेरे घर का किराया, सारी चीजें जाएं तो यकीन करें ना घबराओ। PIE, रेलवे, जितने भी इदारे हैं, ये क्या 3 सालों में तो नहीं बिगड़े ना, ये तो इनको बिगाड़ा गया, लूटा गया इनको। अब हमें तो 3 साल हुए, देखें 1-2 साल हकीकत इमरान खान ने बिल्कुल ठीक कहा कि गवर्नमेंट करने के लिए 5 साल नाकाफी है। 5 साल में तो बंदा सीखता है कि कहाँ गड़बड़ है। अगर मैं किसी एक इदारे में आप समझते कि फिर सीखते हैं तो फिर आने से पहले बोलना नहीं चाहिए था, बातें नहीं करने चाहिए थे। वो इलेक्शन की बातें होती है, बोला बच जाता है। अच्छा, वो इलेक्शन की बातें आप देखें, आप यहाँ पे एक बैठी है, आप किसी और इदारे में जाए तो कम से कम आपको वहाँ मतलब एनवायरनमेंट में और लोगों से जो मेल जोल करने में आपको महीना लग जाएगा, तब जाके आप एडजस्ट होंगी। एक छोटे से मतलब एक इदारा है आपका, एक चैनल, तो ये तो पूरा मुल्क है। तो देखें मसले मसाइल हैं, और उसके बाद फिर मैं अपनी पार्टी को बिल्कुल ये छोड़ा गिला करूंगा कि कुछ हमारे जो नीचे बैठे हुए हैं हमारे पार्टी ही के लोग, जो या तो वक्त गुजारे या जो इधर उधर से आए, उनका भी कुछ ना कोई हद है। लेकिन इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप देखेंगे हमारे कप्तान साहब मजबूर हैं बिल्कुल कि हमारे को मतलब अच्छा, वो मजबूर इसलिए कि गवर्नमेंट हमारी इतनी सीटों पे है कि किसी एक को छेड़ते हैं तो दूसरा कहता है मैं जा रहा हूँ, उसको छेड़ते हैं तो कहते हैं मैं जा रहा हूँ। लेकिन यही अवाम ने इंशाल्लाह आने वाले इलेक्शन में 2/3 मेजोरिटी इमरान खान को देंगे। वो सिंध में भी इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी। अगर मजबूर हो तो क्या करेंगे? मैं कह रहा हूँ ना आने वाले दिनों में, आने वाले मतलब अगले बार अगर हम लोग फिर से तब्दीली के लिए नहीं होंगे ना, नहीं होंगे। देखें वो ऐसा शख्स है कि जो खिलाड़ी नहीं खेल सकते। देखिए एक मेरी बात सुने, उनकी खुददारी पे, उनकी नेक नियति पे, उनकी उस पे हम बिल्कुल शक नहीं करते, बिल्कुल शक नहीं करते। उस पर मैं यहाँ बैठ के भी बोलती हूँ वो बहुत ईमानदार इंसान है, बहुत सच्चे इंसान है। पर बात ये है कि जो वादे किए वो वफा नहीं किए, इसलिए अवाम जो है वो बड़ी तकलीफ है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर बात करूंगी और आप दोनों मुझे जवाब देना है। अब तो आप भी PTI के हक में बोल रहे तो अब आपसे भी बनता है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि जब ये तब्दीली का नारा लगा, हम जो न्यू जनरेशन थी उनकी सोच ये थी MNA MPS तो हम में से ही मिडिल क्लास लोगों में से ही बन जाएंगे, क्योंकि इमरान खान साहब ने तो ये कहा है कि मैं इन्हीं लोगों में से लोगों को लूँगा, तो भाई अब तो हमारा है। फिर बाद में पता चला कि नहीं, वो जो चोर थे दूसरी पार्टीज में, जो चोर थे वही चोर उठा के इस सीट पे बिठा दिए, वही चोर उठा के उस सीट पे बिठा दिए, इस पार्टी से ले लिए, उस पार्टी से ले लिए। आम को इसलिए नहीं लिया, गरीब लोगों का तो काम ही नहीं है, ना MNA बन सकता है, ना MPA बन सकता है, ना वो किसी सीट पे बैठ सकता है, क्योंकि ये सब सीटों पे बैठने के लिए पैसे चाहिए ना, वो तो नहीं है। तो मतलब हम जो खुश हुए थे कि हम में से जो लोग सामने आएंगे, नया खून होगा, उसमें थोड़ा सा जोश होगा, कुछ करके दिखाने की हिम्मत होगी, वो तो वही खत्म होगी। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि चोरों को अगर उसकी जगह से हटा के बिठा दे तो वो चोर ही रहता है या वो चोरी से हट जाता है? चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए, ये बात मैंने ऐसी बात नहीं है। कुछ देखें, इस पे आप दोनों ने मुझे जवाब मैं बता रहा हूँ। कुछ देखें, कुछ हमारे इलेक्टेबल्स ऐसे हैं जो देहातों में मतलब वडेरा जो अभी तक चल रहा है, वो देखिए उन्होंने क्या किया, अपने उसमें तालीम बच्चों को नहीं देने देते। बिल्कुल। पंजाब में देखें एक तालीमी निज़ाम शुरू हो चुका है, गवर्नमेंट के स्कूल में भी और उसमें मदरसे में भी और प्राइवेट स्कूल में भी A लेवल O लेवल बिल्कुल इक्वल कर दिया गया। तो देखिए अच्छा, KP में हमारी नई टीम आई पूरी, सेकंड टाइम लोगों ने उनको पसंद किया, सेकंड टाइम उन्होंने दोबारा उनको दिया। हालांकि KP का ये रवाज नहीं है, वो कहते हैं एक दफ़ा देख को देते हैं दूसरा चेंज करते हैं। अच्छा। लेकिन सेकंड टाइम PTI कराची देख लें, कराची में हमारे बिल्कुल हमारे साथ वर्कर्स थे जिनको टिकट मिले, वो आज माशाल्लाह असेंबली में। और कराची की देखें आप, गली गली में सड़कें बन रही हैं,
काम हो रहा है, इमरान खान का जो फंड है वो बिल्कुल लगा रहे हैं। तो लेकिन कहीं के हद तक जो इलेक्टेबल्स हमारे उसमें जो छाए हुए हैं, जो हर दफ़ा आ जाते हैं, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इस पर बहुत वर्क हो रहा है। हम तालीमी निज़ाम इसलिए ला रहे हैं कि गरीब का बच्चा भी अच्छी तालीम ले और उनके सामने खड़ा हो। जब वो चौधरी के सामने या वडेरे के सामने खड़ा होगा, लोग उसके साथ होंगे। असल में तो वैसे एक बात बताओ, गरीब के बच्चे नहीं मुल्क को आगे लेके जा रहा है। जो अमीर का बच्चा होगा वो तो अपने बाप का बिजनेस संभालेगा। तो मैं यही कह रहा हूँ ना, सही है, या उसको मुल्क से बाहर चले जाना है। गरीब के ये बच्चे गरीब को का बच्चा ही अच्छी होगा कि तालीम, अच्छे इदारों पे अच्छी जगहों पे जाके काम करके अपने मुल्क का रोशन जब नाम एक रोशन तालीमी करेगा। निसाब हम लेकर आ रहे हैं, इसी वजह ही से लेके आ रहे हैं एक तालीमी निसाब कि हर बच्चे, हर किसी का बच्चा अच्छी तालीम ले सके। ये जो गैप आया हो ना, ये खत्म हो। तो इसी तरह मैं इंशाल्लाह ताला बहुत से मामलात ऐसे हैं कि जो, और जहाँ तक आप कह रही हैं कि जो माफियाज हैं, अब देखें हमारे जहांगीर तरीन साहब कितने करीब थे इमरान खान के, उन पे कोई स्कैंडल आया, उनको हटा दिया गया। आज भी वो भी इमरान खान को तड़ियाँ लगा रहे हैं कि जी मैं इतने बंदे मेरे साथ हैं, मेरे साथ इतने बंदे, मैं ये कर दूंगा। तो हो सकता है वो जो गुजरी हुई हुकूमत है उनको भी तड़ियां लगती हैं, इसलिए बेचारे इतने ऐसे फैसले करते हो। हाँ, मतलब अब उनके साथ भी हो सकता है ना, मतलब हम अगर इमरान खान साहब को तड़ियां लग रही है तो उन बेचारों को भी लग सकती है। क्या पता उनसे चोरी जबरदस्ती करवाई जाती हो। तड़ियों में आने वाला शख्स नहीं है ना, अगर तड़ियों में आता तो आज कश्मीर का वज़ीर आज़म या बैरिस्टर साहब होते या वो तनवीर लियास होते। तो बस यही आपसे सुनना चाहती थी कि तड़ियों में वो आते नहीं, तड़ियों में नहीं आते। आपने खुद कहा कि तड़ियां लगाते, तो मैं डर गई। मैंने कहा इमरान खान साहब जैसे हमारे इतने अजीम और इतने दिलेर अगर लीडर जो है तड़ियों में आते हैं। क्या किया, एक न्यूट्रल आदमी को लोगों को सरप्राइज दिया कि मैं ये भी कर सकता हूँ। क्रिकेट में भी उन्होंने बहुत से मामलात ऐसे किए कि जिसकी उम्मीद होती थी कि उसको हटा देते थे, बिल्कुल उसने अपने सगे कजन को हटा दिया कि भाई नहीं तुम नहीं चल सकते। इसी तरह सियासत में अपने सगे चचा के बेटे इनामुल्लाह खान को उन्होंने हटा दिया कि नहीं तुम्हें मैं टिकट नहीं दूंगा, ठीक है, तो आपको मैं टिकट देता हूँ तो मेरे में बात आ जाएगी। वो इस तरह का शख्स है कि वो इस मामलों में आता ही नहीं है। इस पे तो देखें, इस पे तो मैं बात करूंगी नहीं कि वो इस तरह के या इस तरह के, उनकी ईमानदारी पे, उनकी सच्चाई पे तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि उस पर कोई शक नहीं है। देखें वो हमारे लीडर है, अगर हमें कोई नाउमीदी होगी तो हम आम इंसान है, हम उनसे गिला भी करेंगे, हम उनसे पूछेंगे भी, हम उन्हें शिकायत भी करेंगे, हम उनसे जवाब भी मांगे। अब जरा इधर आ जाओ, इधर से जवाब ले लो। मैं बताता हूँ। दूसरा देखें, रोशन डिजिटल अकाउंट खोला गया, जो हुंडी के जरिए पैसे आया करते थे। देखिए बाहर मुल्क के जितने भी लोग, देखिए मैच जो खेल रहा होता है ना, कहते हैं बाहर बैठा हुआ ज्यादा अच्छी तरीके से देख रहा होता है क्या गलतियां हो रही हैं। तो जो बाहर लोग बैठे हैं, आज भी उनको उम्मीद है इमरान खान के साथ, मतलब कितना लाखों डॉलर्स वो पाकिस्तान में भेज रहे हैं और पाकिस्तान को यानी कि वो ऑक्सीजन दे रहे हैं, इत्तेमाद कर रहे हैं इमरान खान और गवर्नमेंट पे कि हमारा पैसा गलत नहीं लगेगा, गलत हाथों में नहीं जाएगा। तो ये वाज़ेह मिसाल है कि लोग उम्मीद करके बैठे और इंशाल्लाह ताला नया पाकिस्तान बन के रहेगा। इंशाल्लाह हम भी यही उम्मीद करते हैं और इंशाल्लाह ऐसा ज़रूर होगा। आप क्या कहना चाहेंगे? देखें जी, दुनिया में कुछ रवाज होते हैं। रवाज वो चीज़ें होती हैं कि जो पिछली नस्लों से चलते आ रहते हैं, पिछली दादा परदादा नकर दादा जो कहते हैं वहाँ से रवाज चलते हैं, नस्ल दर नस्ल। तो इस तरह हमारी पार्लियामेंट के अंदर भी कुछ रवाज हैं, हमारी जुडिशरी में भी कुछ रवाज चल रहे हैं और हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें भी रवाज चल रहे हैं। इसी तरह हमारे इलेक्शंस के अंदर, हमारे मुल्क के इलेक्शंस के अंदर कुछ रवाज चल रहे हैं। वो रवाज इस तरह के है कि जो इलाका होता है, एक हल्का होता है, हल्के के अंदर सब हल्का कह रहे हैं, टाउन वार्ड छोटे लेवल पे चले जाएं, गांव, गोट, विलेज, किली। अब हम वहाँ पे अगर चले जाएं तो वहाँ पे जो लोग हैं ना, उन लोगों को में अंदर वोट डालने का शऊर नहीं है। और ओवरऑल अगर हम पूरे मुल्क की बात करें कि हमारे मुल्क में, मैं कोई सही मेरा हो सकता है फिगर्स ना हो, मगर मोर देन 90% लोगों के अंदर वोट डालने का शऊर नहीं है कि हमने वोट क्यों डालें और किसको डालें और किस पर्सन को डालें और किस पार्टी को डालें। उनके बैठ के कोई ये नहीं है कि हम 6 बंदे घर में, 6 की फैमिली और 6 डिसाइड करेंगे कि जी ये है, आपस में तय करेंगे 6 बंदे कि नहीं उसने ये किया उसको नहीं डालना, उसने ये गलत किया उसको नहीं डालना। कोई जजमेंट करके तो वो फिर इलेक्शन वाले दिन जाके किसी को वोट डालने की करेंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पे पूरे के पूरे जो वार्ड्स होते हैं, गांव होते हैं, जो हल्के होते हैं, उनमें से लोगों को ख़ानदान होते हैं, एक ही ख़ानदान के लोग गांव में रहते हैं, 2-3 गांव में। तो अब किसी नाम लेना कोई मुनासिब नहीं लगता जिस तरह होते हैं नाम।
मैं न्याजी साहब साथ बैठे हैं, मैं इनका नाम ले लेता हूँ कि न्याजी ख़ानदान है सारे का सारा। तो वो होता है उनका जो बड़ा होता है वडेरा होता है, वो कहता है कि जी आपने वोट डालना है, ये हल्का एन फलां के फलां मेंबर को डालना है। वो सारे के सारे अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करते, ठक 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 लगाना। अब वहाँ पे अब इसे उठा के ऊपर वो बंदा जिसने इतने वोट लेने हैं, मुझे भी एक दफ़ा अभी पिछले दिनों में किसी ने मुझे मैसेज किया था कि आपने अगर कौन सा पार्टी कोई ज्वाइन करनी है तो मैं आपके लिए 10,000 वोट हैं, फिर किसी हल्के में पंजाब के अंदर उसने मुझे 10,000 वोट हैं, तो आप अगर ज्वाइन करते हैं तो 10,000 वोट आपके पक्के। तो इस तरह से ये चीज़ें चलती हैं और वो लोग जो है अपने चलते हैं। अब जिस वक्त अगर इमरान खान ने 22 साल की स्ट्रगल करके एक पार्टी को इस स्टेज पे लाया 2018 में, अगर 2018 में पीटीआई की अपनी कोई इतनी मशहूरी नहीं थी कि इमरान खान का नाम था, इमरान खान के नाम पे वोट डले। आमतौर पे अभी कुछ अर्सा पहले वो एक हमारे MNA मुंतखब हुए थे, अल्लाह जन्नत नसीब करे, तारिक अजीज साहब एंकर जो थे, तो वो जिस वक्त हुए तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से खड़े हुए थे, तो उस वक्त लोगों ने ये कहा जी बहुत गलत बात थी, वो किसी जानवर का नाम लेके अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग किसी जगह पे उसको भी खड़ा करती तो वो जीत जाता, वो जानवर जिसका नाम लिया उन्होंने। तो उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग की इतनी गुड्डी चढ़ी हुई थी, तो कोई भी खड़ा करते कि उसको नहीं पता किसी को। मैं आपको बताता हूँ, मैंने वोट डाला यहाँ पे कराची में, पहली दफा वोट डाला 2018 में, मुझे नहीं पता है मैंने नहीं गुड्डी किसी की भी नहीं चढ़ी हुई इस वक्त तीनों बंदे ऐसे जा रहे हैं, तीर जो है ना पीछे से फेंक रहे कि एंकर खड़ा होना चाह रहा है, ऐसा नहीं है, तो उसमें मैं आ रहा हूँ कि जिस वक्त इमरान खान साहब ने इलेक्शन अभी 2018 की तैयारी कर रहे थे, तो उन्होंने खड़ा करना था, मुझे खड़ा करते, न्याजी साहब को खड़ा करते, तो हम शायद इनको तो शायद 2-4 हज़ार लोग जानते हो, मुझे तो 3 बंदे भी नहीं जानते। मैं वोट कहाँ से लाता, कैसे लाता? और पार्टी की वो हैसियत नहीं थी कि जो मुस्लिम लीग नून की उस दफ़ा की हैसियत थी 1990, 91, 92 का जो भी इलेक्शन था, तो उसमें जो उनकी हैसियत थी उस तरह की हैसियत पीटीआई की नहीं थी। पीटीआई में एक तब्दीली का नारा था, वो था करना है देना है, जैसे भी हो गए वोट मिल गए उन्हें। तो पीटीआई को जब भी मुझसे कोई पूछता था 2017 से लेकर 18 तक कि कौन सी पार्टी जीतेगी, मैं क्या अल्लाह ना करे पर जीतेगी वही, कौन? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। हम सर्वे कर रहे थे, देख रहे थे, दुनिया को देख रहे, दुनिया किस तरफ जा रही, मगर आउट ऑफ द वे जीत गई पीटीआई। क्यों जीती, कैसे जीती, इस पर कोई डिस्कशन नहीं। अब उसमें जब इन्होंने देखा कि हम किसको लाएं, तो उनको फिर मजबूरन लेना पड़ा शाह महमूद कुरैशी को, उनको मजबूरन लेना पड़ा इसको असद उमर हो गया, दूसरे हो गए, उमर अयूब हो गए, इनको मजबूरन लेना पड़ा जहांगीर तरीन साहब को। जहांगीर तरीन साहब वो शख्स थे कि जो बाकी लोग तो थे ना अपने साथ एक हल्का लेके आए थे, ये जहांगीर तरीन साहब ने हल्कों के हल्के लेके आए, हल्कों के सरबराह लेके आए सारे, अब पार्टी में मौजूद हैं, अभी भी ये होगा। और मैं बताऊं कि जो अभी ट्रेंड चल रहा है, ये मुर्तज़ा वहाब साहब आए, अल्लाह इनको कामयाब करे इस मिशन में, जिस मिशन में उनको बिलावल भुट्टो जरदारी ने भेजा, इस मिशन में ये कामयाब हुए। क्योंकि इस वक्त सिंध की गवर्नमेंट से पीपल्स पार्टी के हाथों से जा रही है, पक्की जा रही है, ना सिर्फ कराची में बल्कि इंटीरियर सिंध में भी इनके हाथों से जा रही है। अभी इनके पास ये 2 साल हैं कि किस तरह से ये वापस अपने आप को लाते हैं। इस तरह से वापस लाने का ये बहुत ज़बरदस्त तरीका है। मैं शाबाश देता हूँ बिलावल भुट्टो जरदारी को कि उन्होंने मुर्तज़ा वहाब को यहाँ पे लाया। इसी तरह इनको अब मुर्तज़ा वहाब को इस 1 साल के अंदर ये बिल्कुल जिस तरह से उसने बात की है ना, बहुत अच्छी बात की है, अबव द पार्टी। मुर्तज़ा वहाब अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नहीं है, मुर्तज़ा वहाब अभी कराची का है। कराची के 3 करोड़ अवाम, 2.5-3 करोड़ अवाम का है वो, और वो उस तरह से काम करेगा। और मुझे पता है यंग मैन है और इस तरह से काम करेगा, वो लड़ेगा अपनी कराची के हक की खातिर लड़ेगा, और फिर पार्टी को दोबारा संभाला मिलेगा, वरना इनके हाथ से गई। तो इसी तरह ये जो जाते हैं होते हैं, तो इनको इमरान खान को ये मजबूरियाँ थी, उन मजबूरियों में इन्होंने वही वाले लोग, वही वाले चोरों से निकाले लोग। और मैं किसी जहांगीर तरीन या शाह महमूद कुरैशी को चोर नहीं कह रहा, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, इमरान खान साहब की बात कर रहा हूँ कि वो चोर है। अच्छा, वैसे एक बात है कि अगर हम ये सोच लें कि हमारा जो लीडर है मजबूर है, हमारा लीडर अभी भी मजबूर है,
अभी भी मजबूर तो है। अगली दफा हम लोग वोट देते हुए सोचे कि मजबूर इंसान को हम कैसे वोट दें, उस ये पार्टी को अभी हम ज्यादा कैसे- दे ना, आप नहीं ज्यादा दे के फिर डूब जावा सी। हाँ जब आप उनको जब उनको अभी वोट मिलेंगे इंशाल्लाह ज़्यादा मिलेंगे, जो मेरा तज़किया यही है कि उनको मिलेंगे, मगर साथ में तैयार हैं 2 वज़ीर आज़म हमारे तैयार। एक छोटी सी बात मैं आपसे जरूर करूंगी और इसका छोटा छोटा जवाब जरूर लूंगी। आपने कहा कि मजबूरी थी, अगर आप जीतते तो आपको 3 लोग जानते हैं और वो जीतते तो उनको 100 लोग जानते हैं, वैसे आपको काफी लोग जानते हैं, ये मुझे पता है, पर कहने का मकसद आपने एक वो दिया ना, तो ठीक है समझ आ गई। सिंध से जो MNA MPs जो भी PTI के जीते, आप कह रहे हाथ से डोरी जो है वो छूट रही है पीपल्स पार्टी के, डोरी कहाँ जा रही है वो भी सबको पता है, तो वो कौन से इतने नामवर और इतने जानने वाले लोग थे? अब अगली बार आप नहीं समझते कि अगली बार अब नए लोगों पे जोश और काम करने वाले लोगों पे यकीन करना चाहिए? NA 249 का इलेक्शन था, NA 249 में PTI ने खड़ा किया अफरीदी साहब को। जब उनको खड़ा किया तो NA 249 के MPs में से उसके अंदर 2 या 3 हल्के MPs के एक MP हैं शहजाद अवान साहब, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने एकदम अपोज किया और उन्हें इस्तीफ़ा दे दिया कि मैं MP शिप से इस्तीफ़ा देता हूं कि आपने अफरीदी को खड़ा किया। क्या तुम्हारा कुछ के साथ पर्सनल गर्ज है? नहीं, कुछ भी नहीं है। ये बंदा खड़ा होगा, इसको वोट नहीं मिलेंगे, इसको लोग नहीं जानते, ये अपने जो UC का इलेक्शन आ रहा हुआ है, तो ये किस तरह से वोट लेगा? इस पे उन्होंने स्टैंड लिया और उन्होंने कहा, फिर उनके आपस में उन्होंने कहा मेरा दोस्त है, मेरा अच्छा, मेरे इसके साथ कोई किसी किस्म के कोई इख्तलाफ नहीं है, मगर मैं पार्टी के लिए कह रहा हूँ कि पार्टी को अगर आपने इसको खड़ा किया तो ये वोट नहीं ले सकेगा। तो ये लोग अगर शहजाद अवान ने वोट लिए तो अपने ऊपर भी लिए हैं उसने। इसी तरह लोगों को जानते हैं, अभी मंदोखेल साहब ने जो PPP के जो उन्होंने वोट लिए उन्होंने अपने ऊपर लिए, बड़े अच्छे दोस्त हैं मंदोखेल साहब भी, उन्होंने जो वोट लिए वो भी अपने ऊपर लिए हैं। बिल्कुल उन्होंने PPP की भी बात है, मगर उनकी अपनी ज़ाती भी उसमें काविशें हैं। इसी तरह अगर अफरीदी साहब थोड़े से भी फेमस होते शहजाद अवान की तरह, तो ये NA 249 इनका अपना था। टिकटॉक बनाए भाई, फेमस हो जाएंगे। अच्छा जी, माहौल चेंज कर दिया मिनट में। आप क्या कहना चाहेंगे जाते जाते? मतलब इतनी भी जल्दी नहीं जा रहे, पर कुछ कह दें फिर। जाते जाते मैं यही कहूंगा कि लोगों को बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए। इंशाल्लाह ताला एक सिर्फ अच्छा महंगाई, ये तो PTI से अगर ये बात ना है तो मजा नहीं आता कि घबराना नहीं है। महंगाई का आंसर है सर, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं इस चीज पे, उस पर बिल्कुल इमरान खान हर इजलास में कहते हैं महंगाई को कम करो, किसी तरीके से कम करो। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप देखेंगे आपको फर्क महसूस होगा। जहाँ तक पेट्रोल की बात की, पेट्रोल इंटरनेशनल उसमें बढ़ रहा है, तो हमें बढ़ाना हमारी मजबूरी है। फिर इसके बाद जो जितना कर्जा ये पहले चढ़ा के गए उनको उतारना भी जरूरी है। अगर हम कर्जा नहीं उतारते तो हमारे और मामला बिगड़ते हैं। हम कर्जा भी उतार रहे हैं। देखिए इस बार जो टैक्स कलेक्शन हुई, हम रिकॉर्ड सतह पे हमारी टैक्स कलेक्शन हुई जब साल गुजर गया। आने वाला इंशाल्लाह साल भी हम और उसको अच्छे तरीके से, अच्छा टैक्स पेयर में भी लोग इजाफा हो रहा है, लोग जो नहीं दे रहे थे वो भी उस नेटवर्क में आ रहे हैं। तो आस्ते आस्ते चीजें ठीक हो रही हैं। 70 साल का बिगाड़ 3 सालों में ठीक नहीं होगा, लेकिन हमें तो खास करके इमरान खान में बहुत उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला हमें भी उम्मीद है। आने वाले दिनों में दुश्मनी ना करवाओ तुसी आज। पंजाबी अगर समझ आई तो ठीक है, वरना फिर खैर है, कोई मसला नहीं। आने वाले दिनों में और आने वाले इलेक्शंस में आप देखेंगे आपको और ज्यादा उनके खिलाड़ियों में, उनकी टीम में आपको चेंज नजर आएगा। वो देख रहे हैं कौन चल सकता है कौन नहीं चल सकता। डेली बेसिस पे वो हर MNAs की हर अपने उसकी रिपोर्ट ले रहे हैं कि कौन किस तरह काम कर रहा है। उनको फिक्र है कि जो अवाम में नहीं जा रहा, उन्होंने तो तमाम MNAs को कहा कि हल्के में जाओ और अपने अपने ऑफिस खोलो। बहुत सारे MNAs ऐसे हैं जो चलते चले आ रहे हैं, हर द्वार में उन्होंने ऑफिस भी नहीं खोल रहे, बैठे कहते हम फिर जीत जाएंगे। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आने वाले दिनों में जिस तरह सिंध में एक वडेरे के सामने एक आम PTI का कारकुन खड़ा हुआ और 60-70 हज़ार वोट लिए, खुर्शीद साहब 2-3 हज़ार वोटों से जीता। जो खुर्शीद साहब कहते हैं कि मेरा तो ये अपना ही घर है, लेकिन एक आम वर्कर ने उसके सामने मतलब 3,000 कम वोट लिए, उन्होंने 70,000 लिए, हमारे 66 के कुछ 7 लिए। तो ये जब सिंध में उनको इस तरह का हम अब टफ टाइम दे रहे हैं, तो आने वाले दिनों में भाई ने बिल्कुल ठीक कहा कि सिंध भी इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का होगा और पूरे पाकिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, पाकिस्तान तो सारा है ही है। सिंध भी हम आएंगे, इसी वजह से आएंगे कि एक कप्तान है, अच्छा मुल्क का खैरख्वाह है, मुल्क की इज्जत बनाई उसने, हमारी पाक फौज की इज्जत बनी उनकी वजह से। मैं ये भी कहूँगा कि कहीं बाहर मुल्क में जाते हैं तो एक मतलब एक वो लोग खुश होते हैं बाहर के लोग,
लोग हमारे लोग पहले जाया करते अच्छा, थे। पाक फौज की इज्जत तो खैर उनके अपने काम से, उनकी काम अपनी से मेहनत बिल्कुल से है, है। और पाक फौज हमारी जिंदाबाद, और हमारी पाक फौज की तरह मैं कहती हूँ दुनिया भर की कोई, हमारी जो आर्मी है उस जैसा कोई नहीं। देखिए वो मैं यही कहूँगा, हम जो अब ये आज़ादी का जश्न मनाएंगे इस पाक फौज की बदौलत ही बनाएंगे ना, कि सरहदों पे ड्यूटियां दे रहे हैं, सरहदों पे खड़े हैं, और हम यहाँ खुशियाँ तभी मैंने कहा कि इस पाकिस्तान का बहुत ख्याल करना चाहिए। हमारे देखे पाक फौज तो हीरोज हैं, और भी बहुत हीरो हैं। हमारे डॉक्टर्स जो कोरोना में मतलब बेचारे फौत हो रहे, उनको भी शहीद कहना चाहिए। उनको हमारे जो पुलिस वाले खड़े होते हैं ड्यूटी दे रहे, वो भी शहीद है। हमारे ड्राइवर्स जितना भी काम कर रहे हैं, उन देखिए सारे हीरो हैं हमारे, और उन सब से मिलके मुक्का बन रहा है। मुक्का पाकिस्तान इंशाल्लाह कायम दायम रहने वाला है। और हमारे नहीं, ये मुक्का तो बन रहा है, आपने मुक्का बहुत लास्ट में बोला, वरना मैं इस पे बड़ा सवाल करने वाली थी। मुक्का तो आप बना रहे हैं और कहीं और बना रहे हैं, ना जगाएं। कराची वालों में हिम्मत नहीं है, दोबारा कराची वालों में हिम्मत नहीं है। मैं पाकिस्तान का नाम ले रहा हूं। अब तो जब फायर होता है बोलते शादी हो रही है, पहले फायर होता था बोलते थे सुबह लगता है पूरा कराची बंद होगा। लास्ट मिनट पे आपने मुक्का बताया, वरना तो मैंने मुक्का पाकिस्तान का नाम लिया। अच्छा। और इंशाल्लाह पाकिस्तान कायम दायम रहने के लिए बना है, और कायम दायम रहेगा इंशाल्लाह ताला। कलमे की बुनियाद पे बना, और मैं समझता हूँ कि हम सबको, फिर मैं कहूँगा कि आने वाला 14 अगस्त जो आ रहा है, भरपूर खुशियां मनाएं, मिलजुल कर रहें, अपनी रंजिश खत्म करें, और पाकिस्तान का सोचें। पाकिस्तान है तो सब कुछ है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे शो पे तशरीफ लेके आए। जी नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं जाते जाते एक बात ज़रूर कहूँगी, मुझे किसी पार्टी से और किसी चीज़ से कोई इख्तलाफ नहीं है, या किसी पार्टी की तरफ मेरा पलड़ा भारी नहीं है। ये ना समझा जाए कि मैं शायद पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून से मोहब्बत करती हूँ या PTI से मोहब्बत करती हूँ। मैं सिर्फ उस पार्टी से मोहब्बत करती हूँ जो हमारे पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के हक में अच्छी होगी, उससे मैं मोहब्बत करती हूँ। ये बात मैं जाते जाते भी कहूँगी कि इमरान खान साहब वाकई हमारे हीरो हैं, उनसे मोहब्बत बहुत अरसे से, बचपन की मोहब्बत है। अच्छा, बोलते हुए भी डर लगता है कहीं से क्लिप लग ही ना जाए कि मोहब्बत है तो कोई ना कोई, क्योंकि हम लोगों का मिक्स कर देते ना हर चीज़। ये एक मोहब्बत है, वो हमारे हीरो हैं। पाकिस्तान से जब बाहर से जब इमरान खान से पाकिस्तान को पहचाना जाता है, ये बात है, और वो ईमानदार इंसान है, नो डाउट उन पे हमें भरोसा भी है। पर बात इनकी भी बिल्कुल सही है कि उनको काम करने नहीं दे रहे। जहाँ वो काम करते हैं वहीं मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं। तो ये बात है, पर आवाम का भी एक आम सा सवाल है कि जब ये सारी चीज़ें थी तो हमें उम्मीदें क्यों दिलाई, अब हमारी उम्मीदें टूट रही हैं। तो ये मैं आवाम की तरफ से इनसे सवाल कर रही थी, वरना मेरा सवाल करना इसलिए नहीं बनता था क्योंकि इनके जो जवाब आने थे मुझे पता थे, क्योंकि है ये चीज़ के काम करते वक्त आपको रोका जाएगा। तो मेरी तरफ से तो इमरान खान साहब दिली तौर पर मैं उनको सच्चा और नेक और खरा इंसान और अपने मुल्क के हक में एक सच्चा लीडर समझती हूँ और दिल से समझती हूँ। तो अपना बहुत ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें। अपनी होस्ट एनी शाह को दें इजाज़त, कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।